आप लोग अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे यहाँ बैठे हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स के हैं, कुछ बच्चे आर्ट्स के हैं। तो जो कॉमर्स के बच्चे हैं, आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट अलग अलग स्ट्रीम में चलता है, जैसे कहीं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन चलता है, कहीं टेक्निकल कम्युनिकेशन। अभी बीए के बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, तो इसलिए उनको ये दिक्कत आती है जब वो ग्रेजुएट करके बाहर जाते हैं, तो उनको काफ़ी बच्चे जैसे जिनका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है, या जो बच्चे गांव से रिलेटेड है, या हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े रहते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है। तो मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, मार्क्स गेनर रहते हैं, स्कोरर रहते हैं, पोजीशन होल्डर रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ प्रॉपरली इन इंटरव्यू। तो मीन्स उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। इस वजह से फिर कई बार ऐसा होता है, दे आर नॉट सक्सेसफुल, उनको जॉब नहीं मिलती है। काफ़ी बच्चे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी करते हैं इसके लिए। आप लोग ने सुना, आई होप यू पीपल आर अवेयर विद द पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। जैसे इलाहाबाद में भी देखिए बहुत सारे एकेडमीज खुली हैं उसमें, लेकिन फिर भी आप लोग को जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम खर्च करना पड़ता है। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट इनकलकेट किया गया है कॉमर्स में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, फार्मेसी में। होप हमारे यहाँ भी, जैसे कि हमारे यहाँ आर्ट्स में भी बहुत जगह पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चलती हैं। तो इसमें ही आता है, कम्युनिकेशन स्किल में ही आता है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि हाउ शुड वी कम्युनिकेट। जैसे आप लोग हैं, आप लोग अपने घरों में दूसरी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बाहर जब निकलते हैं स्कूल कॉलेजेस में अलग तरह से कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ा स्कूल कॉलेज में जब आपकी टीचर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहती, फ्रेंडली रहती है, आप उनसे फ्रेंडली हो जाते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे कॉलेज में जाते हैं तो आपको वैसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। यस तो सॉफ्ट स्किल आता ही है। सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट स्किल में आती हैं। तो जैसे सॉफ्ट स्किल ज़रूरी है सक्सेसफुल करियर के लिए। सॉफ्ट स्किल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। आजकल का जो दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हर बच्चे को अवेयर है होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो जब आप जॉब ढूंढते हैं तो अगला, और आप जॉब पर्पस से कहीं किसी कंपनी में, फॉर्म में, या स्कूल कॉलेजेस में भी जाते हैं, तो अगले इंसान को, इंटरव्यूअर को भी आपसे उम्मीदें रहती हैं। वो भी आपके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढता है। आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? इंटरव्यूअर भी आपके अंदर क्वालिटी ढूंढते हैं। जैसे कि आप जब कहीं जॉब को अप्लाई करते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रहती है कि हमको यहाँ पे पैकेज यानी कि सैलरी अच्छी मिले, बॉस अच्छे हों, साथ में माहौल अच्छा हो। तो इंटरव्यू, वो जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आप में सर्टेन क्वालिटीज ढूंढती है। तो किस तरह, हाँ, और अगर आप जॉब में भी हैं तो अपने आप को किस तरह से स्टैब्लिश करना है, किस तरह से प्रमोशन मिलना है, ये सारी चीजें भी आती हैं। अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल? सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप। आप लोग घर में चाहे रहते हो, जो पर्सनल कम्युनिकेशन करते हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस में रहते हो, ये बताइए, कोई बच्चा अगर बहुत ज़्यादा रिजर्व रहता है, वो बातचीत नहीं करता, कम्युनिकेशन का मतलब क्या? बातचीत करना। किस तरीके से बातचीत करना, ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। ये बताइए, कोई बच्चा अगर स्कूल कॉलेजेस में बातचीत नहीं करता, रिजर्व रहता है, तो आप लोग उसको पसंद करते हैं? तो हमें बातचीत करना चाहिए। और कम्युनिकेशन में जैसे ये भी आता है, टू टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। आप स्कूल कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो कभी कभी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो आपका डिसीजन कैसा होना चाहिए? फिर टू कम्युनिकेट इफेक्टिव, मतलब आप अगर अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेंगे, असरदार कम्युनिकेशन आपका होगा, तभी आपकी हर जगह वैल्यू होगी। बहुत ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है, बहुत कम बोलना भी ठीक नहीं। जैसे कभी का दो है, अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप। लेकिन बोले तो आप ऐसा बोलें कि असरदार हो। और
आपकी बातों का अच्छा इम्प्रेशन पड़े। अगर स्कूल कॉलेजेस में है तो आप कम्युनिकेट ऐसा करें कि टीचर हो या कॉलेज का स्टाफ हो, प्रिंसिपल हो, वो आपको पसंद करें। तो इससे आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। आपके अच्छे कम्युनिकेशन में ही आपके सक्सेसफुल करियर का राज छुपा है आपके सक्सेसफुल करियर का राज छुपा है। अगर आप अच्छी तरह कम्युनिकेट करेंगे तो चाहे आप स्कूल में हैं तब आपको पसंद किया जाएगा, कॉलेज में है तब पसंद किया जाएगा, या आगे जब आप फील्ड में जब जॉब की फील्ड में आएंगे तब पसंद किया जाएगा। आप अच्छा तरह से कम्युनिकेट करेंगे तभी आपको जॉब के लिए अपॉइंटमेंट मिलेगा। आप लोग किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिसको कम्युनिकेशन की वजह से कॉलेजेस में वैल्यू मिल रही है? कोई आपके फ्रेंड या कुछ? साक्षी को कम्युनिकेशन की वजह से वैल्यू मिलती है? हाँ, तो कम्युनिकेशन जरूरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल सॉफ्ट स्किल का एक हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल में बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा है। कम्युनिकेशन स्किल फॉर्म द कॉर्नरस्टोन ऑफ सॉफ्ट स्किल। तो हर ह्यूमन बीइंग को जरूरी है कि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेट करे। घर में भी अगर आप सबसे दूर रहेंगे, मीन्स बात नहीं करेंगे या ठीक तरह से बात नहीं करेंगे, तो आपको घर में भी नहीं पसंद किया जाएगा। आवाज आ रही है, ऑफ कर दीजिए। ऑफ कहाँ हुआ है? मुझे लग रहा है यहाँ से लाइट ये बंद है ना? नहीं ऑफ कर दी तो आवाज आ रही है, अभी वो बंद हो जाएगा तो जैसे कि आप अगर घर में भी हैं तो भी घर में रह रहे हैं तो भी आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप घर में अगर किसी से बात नहीं करेंगे या आप ठीक तरह से बात नहीं करेंगे तो आपको घर में भी नहीं पसंद किया जाएगा। यही सेम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का है। और एजुकेशन में भी हमेशा ये सिखाया जाता है कि आपको अच्छी तरह से कम्युनिकेट करना चाहिए, अच्छी तरह से लोगों से बात करना चाहिए। The ability to speak fluently using the right word in the right order is a good communication. जब आप बोल रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हैं चाहे हिंदी बोल रहे हो, आप की भाषा और शब्दों का चुनाव भी ऐसा हो कि लोगों को पसंद आए। ठीक है, अगर आप गलत शब्दों का चुनाव करेंगे तो ये पसंद किया जाएगा। और जब आप हाँ, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश भी जो बच्चे बोल रहे हैं, हिंदी भी जो अच्छे बच्चे बोल रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग रहे तभी। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब अचानक ही आपको इम्प्रॉम्प्टू या कोई चीज़ें दी जाती हैं बोलने के लिए, जैसे कि आप लोग खुद से कहीं से रट के तो कहीं बुक से देखकर तो कुछ भी अच्छा लिख सकती हैं, लेकिन आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तभी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अगर आपको इम्प्रॉम्प्टू यानी कि तुरंत ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दे दिया जाए तो वो तभी आप अच्छी तरह बोल पाएंगे जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है। वोकैबुलरी का मतलब आई होप आप लोग समझते हैं ना, शब्दकोश, बॉडी लैंग्वेज। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग समझते हैं? हाँ, साक्षी बताइए। विदाउट वर्ड, वर्बल मीन्स वर्ड, फेस एक्सप्रेशंस और वे, हाँ सब आता है। व्हेन वी कम्युनिकेट विदाउट यूजिंग वर्ड, जब हम कम्युनिकेट करते हैं मतलब बिना शब्दों का प्रयोग किए तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो वो कैसे होता है? एग्जांपल दीजिए, बताइए। हम अपने बॉडी लैंग्वेज से, फेस एक्सप्रेशन से, अपने मूवमेंट से। जैसे मान लीजिए आप लोग बाय करते हैं बिना बोले, साइन, ऐसे साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कोई मान लीजिए टीचर क्लास में एंटर किया और टीचर आप कैसे जान लेते हैं कि टीचर खुश है या गुस्सा है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चाहे चेहरे के एक्सप्रेशन हो, आंखों के एक्सप्रेशन हो, हाँ यहाँ तक कि जैसे कोई गुस्सा होता है कभी वो फोरहेड से भी पता चल जाता है। इसके अलावा हम हाथ पैर सबसे भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, आप कहिए आई डोंट नो विदाउट यूजिंग वर्ड, तो आप लोग कैसे करेंगे? आई डोंट नो। ऐसे शोल्डर से भी तो कम्युनिकेट करते हैं ना। हाँ, नो, यस, ये सब हम लोग सांकेतिक भाषा में भी तो बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हम लोग को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना पड़ता है ना। तो
वो भी हमको अप्रोप्रिएट आना चाहिए कहीं कहीं, लेकिन वो भी हम लोग को ज़रूरत पड़ने पर यूज़ किया जाए। जैसे मान लीजिए आप किसी को कह रहे थम्स अप, ना ऑल द बेस्ट, कोई ये भी समझ सकता है कि आप ठेंगा बोल रही हैं, है ना। तो कहीं कहीं पे भी नेगेटिव वर्ड भी निकाले जा सकते हैं, जैसे हाँ के लिए नॉडिंग ऑफ हेड, यस और नो। लेकिन वो जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे हमको साइन लैंग्वेज यूज़ करना है। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिए, व्हेन यू आर गिविंग प्रेजेंटेशन तो आप फिजिटिंग मत करिए। फिजिटिंग जानते हैं, हिलिए डुलिए मत। करेक्ट बैठ भी रहे तो आपको पोस्चर जेस्चर आपका ठीक हो, मतलब वो गलत मैसेज जाता है। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं सबके सामने, आप हिल रहे हैं, डुल रही हैं, बाल खुजला रही हैं, इफ़ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग तो दैट गिव्स अ नेगेटिव मैसेज। और अगर आप कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जहाँ पे आपको पोजीशन जीतना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको कोई पोजीशन नहीं दिखेगी। फिजिटिंग इज अ बैड साइड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए। और हमारा जेस्चर पोस्चर भी सही होना चाहिए, हिले मतलब तिरछे होकर ना वो खड़े हो अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जब आप इंटरव्यू भी दे रही हैं तो इंटरव्यू में भी आपका पोस्चर जेस्चर ठीक होना चाहिए। एकदम से लीन होकर ना बैठ जाए, एकदम से झुक कर ना बैठ जाए ना, काफ़ी चीज़ें हैं। और जैसे कि हमें जिससे हम कम्युनिकेट कर रही हैं उसके भी पता चल जाता है कि वो अटेंटिवली सुन रहा है या नहीं, ये भी चेहरे के एक्सप्रेशन से अभी भी जैसे साफ पता चल रहा है कौन बच्चा अटेंटिव सुन रहा है, कौन बच्चा नहीं है। ये आप लोग चाहे जैसे जबरदस्ती अगर जैसे कोई सोच रहा है ना कि बैठा दिया जाए, वो भी चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ में आता है। आता है Yes, ma'am. तो ये सारी चीजें जब आप लोग टीचर बनेंगे तब आपको पता चलेगा। हाँ, रिटन कम्युनिकेशन स्किल, देखिए कुछ लोगों को बाय बर्थ अच्छे राइटर होते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस से भी अच्छे राइटर बन जाते हैं। लेकिन अच्छे राइटर आप क्रिएटिव राइटिंग में बन सकते हैं। जहाँ पे ऑफिशियल राइटिंग होती है, प्रोफेशनल राइटिंग होती है, वो आपको स्कूल कॉलेजेस या ऑफिसेस में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लेटर्स सिखाए जाते हैं। अभी आप लोग ने कौन कौन से लेटर्स लिखना सीखा है स्कूल में या Formal and informal. Formal, informal. हाँ, तो फॉर्मल लेटर में क्या क्या लेटर सीखा है? सिंपल किसी प्रिंसिपल या फिर किसी एप्लीकेशन Authority को, लेटर, yes ma'am, authority है ना? हो गया, principal हो जैसे वो एप्लीकेशन लेटर आप लोग ने ये ना कि रिगार्डिंग योर लीव, principal. आप लोग ने यही सीखा है ना, बस अभी यही लेटर। या आप लोग कुछ बच्चे, अब तो पर्सनल लेटर का जमाना ही नहीं है, क्योंकि वी ऑल डू फोन मैसेज, व्हाट्सएप, ईमेल्स, है ना, सो देयर इज नो यूज ऑफ पर्सनल लेटर्स। लेकिन जो ऑफिशियल लेटर में अभी जैसे कि आप लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाती हैं तो एक एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं, या मान लीजिए इन केस आप लोग का मार्कशीट लेट हो गई या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, तब आप लोग इस तरह के कुछ रिक्वेस्ट लेटर या कुछ इस तरह के लेटर लिखते हैं। लेकिन अभी जब आप लोग ग्रेजुएशन कर लेंगे, जॉब अप्लाई करेंगे, तब आपको और बहुत सारे लेटर लिखने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो आपको जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना पड़ेगा, दैट ऑल्सो फॉलो अ फॉर्मेट। या जब आप जॉब करते रहेंगे तो उसमें बहुत सारे वो राइटिंग की चीज़ें होती हैं, जैसे आप लोग को रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा, उसका भी एक फॉर्मेट है, मेमोरेंडम, मेमोज, और बहुत सारी, जैसे कि हाँ आप लोग को बायोडाटा या सीवी बनाना पड़ेगा अभी ग्रेजुएशन के बाद। तो ये सारी चीज़ें रिटन कम्युनिकेशन में आती है। इसके लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, आप ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं नॉर्मली। और जैसे कि उसमें एरर अगर होंगे, जैसे कि आप जब अपनी बायोडाटा सीवी भेजेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके साथ आप कवर लेटर या जॉब एप्लीकेशन लेटर एंड कवर लेटर्स आर द सेम थिंग, तो वो आप लिखेंगे तो आपका पहले जॉब एप्लीकेशन लेटर वो फॉर्म पढ़ेगा। अगर वो इफ दैट इज रिटन इफेक्टिवली, देन दे विल सी योर सीवी और बायोडाटा। मीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे एंड CV एंड बायोडाटा आर द सेम थिंग। CV और बायोडाटा एक ही है। CV इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ करिकुलम विटाए, तो CV और बायोडाटा इज द सेम थिंग। रिज्यूमे इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। CV और बायोडाटा में आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं, लाइक इफ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट, यू आर गुड इन म्यूजिक, डांसिंग, आप ये लिख सकते हैं। लेकिन जो रिज्यूमे होता है दैट इज ट्रूली प्रोफेशनल, आप उसमें वही चीज़ें इंक्लूड करिए जो जॉब से रिलेटेड है, जॉब से अलग कोई भी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं करी जाती। तो
जब आप रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो वो भी इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आपकी वैल्यू कहीं नहीं होगी। और किसी तरह का एरर अगर होगा, अगर मान लीजिए कवर लेटर, एप्लीकेशन लेटर में तो आपको जॉब के लिए बुलाया नहीं जाएगा। और जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं किसी तरह का, तो उसका विजुअल, ग्राफिक, कलर सब कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर किसी तरह का रिटन कम्युनिकेशन या कुछ में आप विजुअल कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। और जैसे कि जब इस तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो रफ हैंडवर्क, हैंड से लिखी हुई चीजें कभी यूज ना करें। प्रेजेंटेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल जानती हैं आप लोग? हम चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट किया हाँ, जाए स्टेप बाय हाँ, स्टेप, कौन सा जैसे जस्ट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग, हाँ, तो प्रेजेंटेशन के लिए भी स्किल होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी तरह का प्रेजेंटेशन दे रहे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे, पेपर प्रेजेंटेशन दे रहे, तो उसकी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ती है, या कुछ क्वालिटीज़ हैं जैसे आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। फिर प्रिपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द मैसेज, जो भी आप डिलीवर कर रहे हैं वो इफेक्टिव रहे। और जैसे वॉइस मॉड्यूलेशन और ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कहीं कहीं पे जो खुशी वाली चीज़ें होती हैं, जब आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो उसका खास तौर से ध्यान दीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा आपको खुशी या एक्साइटमेंट दिखाना है। जैसे कुछ ही दुख भरी चीज़ होती है तो वहाँ पे आवाज़ को थोड़ा स्लो कर दिया जाता है। आप किसी की डेथ के मान लीजिए आप अनाउंस कर रहे हैं कॉलेज के प्रोग्राम में, किसी की डेथ की खबर आ गई, तो उसको आप करेंगे थोड़ा स्लो होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में आती हैं। और अपने प्रेजेंटेशन को फॉर्मल बनाइए, मतलब एकदम घरेलू टाइप का मत बनाइए। और प्रेजेंटेशन जो स्किल होती है वो फिजिकल, ओरल और इलेक्ट्रॉनिक कई तरीके से होती है। अभी इस साल तो कोविड की वजह से सब लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए। तो लाइफ में जो सक्सेस होती है वो डिपेंड करती है प्रेजेंटिंग आइडिया इन अप्रोप्रिएट मैनर। आप लोग के पास अलग अलग, बच्चों के पास अलग अलग आइडियाज होंगे, लेकिन आप अगर उनको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो आपका मैसेज नहीं पहुंचेगा सुनने वालों तक, लिसनर, ऑडियंस जो भी है। और जब आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं तो सर झुका के प्रेजेंटेशन ना दें। कभी कभी लोग ना पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं, पेपर बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, तो वो ना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता। आपको ऑडियंस की आंख में देखकर प्रेजेंटेशन देना है, तभी आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। नहीं तो फिर वो बोरिंग सा होगा, लोग इंटरेस्ट में, आप अपना प्रेजेंटेशन देते रहेंगे, वो लोग मोबाइल पे कोई लगा रहेगा, कोई गाना ईयरफोन लगा के गाना सुनता रहेगा, जैसे अभी एक बच्ची कर रही थी। तो और जो कॉन्वर्सेशन की आपकी वॉइस है वो भी अच्छी होनी चाहिए। कोई बहुत धीरे बोलेगा तो उसकी वॉइस को पसंद किया जाएगा, पीछे बच्चे बैठ के तो बात ही करेंगे। तो वॉइस का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्रेजेंटेशन के लिए। जो बच्चों की आवाज़ थोड़ी सी धीमी है तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करने के लिए, जिससे आपकी आवाज़ प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी हो जाए। क्योंकि आप सही वॉइस, एप्रोप्रिएट वॉइस विल मेक द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। जब आपकी आवाज़ अच्छी रहेगी, सब तक पहुंचेगी, तभी लोग आपका प्रेजेंटेशन सुनेंगे। ना तो आजकल देयर इज अ लैक ऑफ लिसनर, लोग सुनते नहीं हैं। और जब भी आप प्रेजेंटेशन दें, उसके बाद जो भी लोग हैं, ऑडियंस हैं, तो उनसे फीडबैक लें। तो वट एवर इज योर वीकनेस, आपकी जो कमजोरी है वो आपको पता चल जाएगी, तो ट्राई टू इम्प्रूव इट। सी, नोबडी इज परफेक्ट, हर इंसान को सुधार की जरूरत होती है। ये मत सोचिए कि आई हैव गिवन अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन, आई डोंट नीड एनी इम्प्रूवमेंट। नहीं, हर प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक लीजिए, उससे पता चलेगा कि आपके अंदर कहाँ पे कमी है, अगले बार उससे बेटर वो करिए। और प्रेजेंटेशन में भी कभी कभी आपको रुकना पड़ेगा पूछने के लिए कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन जो देती हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ होती है। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो हमारा जो स्टेट है उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, तो हमारा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड के आती हैं। तो अगर कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश बोल रहा है तो भी समझ में नहीं आएगा। तो हमको प्रेजेंटेशन ऑडियंस को ध्यान में रख कर देना है।
अगर कोई आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत हाई साउंडिंग वर्ड्स यूज कर रही हैं, तो लोगों को क्या समझ में आएगा? तो फिर जो आपका लक्ष्य है उसका प्रेजेंटेशन का, वो तो अचीव नहीं होगा। टीम वर्क भी बहुत ज़रूरी है। कहीं भी आप काम करें, कहीं भी आप पढ़ाई करें, काम करें, किसी भी तरह से टीम वर्क जरूरी। एनएसएस भी आपको टीम वर्क सिखाता है। टीम वर्क से आप लोग क्या समझते हैं? पहले सबको ध्यान पे रख के वो करना, मिलजुल के काम करना, सबके आइडियाज लेके एक कॉम्बिनेशन का वर्क डेवलप करना। तो पीपल, चाहे वो जेंडर के, एज के, ग्रुप के हो, क्वालिफिकेशन, स्टेटस एंड स्किल, अक्सर अलग अलग जगह पर टीम के साथ काम करते। तो जब आप टीम के साथ काम करते तो आपको ध्यान देना पड़ता है ना। अगर आप लीडर हैं, आपसे एज में बड़ा कोई है, तो उसकी एज के हिसाब से या उसकी पोजीशन के हिसाब से भी हमको बात करना पड़ता है, या आपसे कोई छोटा है तो उसके हिसाब से आपको बात करना पड़ता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल तभी होगी जब उसके एम्प्लॉई एक दूसरे को सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे। मान लीजिए आपने टीम बनाया और लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, कोऑपरेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका लक्ष्य आप अचीव कर पाएंगे? तो जो आपको काम दिया गया वो आप करना पाएंगे, अगला ग्रुप आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि टीम मेंबर के अंदर लोगों एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक, ये आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, घर में हमारा बिहेवियर अलग होता है, जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं या कल हम ऑफिस ज्वाइन करेंगे तो हमारा बिहेवियर अलग होगा। सो स्कूल कॉलेज में जैसे किस तरह से बात करना, सीनियर से, जूनियर से, टीचर से, हाँ, या और भी एम्प्लॉई है, ये सारी चीज़ें सब प्रोफेशनल एथिक में आती हैं। कल आप जब जॉब करेंगे तो उसमें भी आएगी। अगर आप वर्क प्लेस पर है तो आपको ध्यान अपने वर्क पे ध्यान देना चाहिए। तब आप घर के बारे में ना सोचें। जब आप, हाँ, इसी तरह से अगर घर पे हैं तो वर्क के बारे में भी ना सोचें, ये भी ठीक है, ये अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क ना करें, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन जब आप वर्क प्लेस में हैं तो अपना 100% वर्क प्लेस पर दीजिए। कभी कभी अक्सर वर्क प्लेस पे भी, क्योंकि आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा फ्री चल हो गया है ना, तो लोग घंटों घंटों अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से बात करते रहते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट में चीज़ें हैं। मतलब आपको हार्ट एंड सोल अपने वर्क पर देना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। और ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, चाहे वो पियोन हो, चाहे वो मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सबका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, सबका कंट्रीब्यूशन है और सब इम्पोर्टेंट हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटा एम्प्लॉय हो, चाहे वो बड़ा एम्प्लॉय हो। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में भी हो सकता है। तो हम लोग सोशल एनिमल हैं, आजकल हम लोग सोशल बटरफ्लाई वो बन गए हैं ना। तो ये डिपेंड, आपकी सक्सेस डिपेंड होती है आपका क्या रिलेशनशिप है सोसाइटी में। कॉलेज में भी जिस बच्चे का सबसे अच्छा इंटरैक्शन रहता है उसको पसंद किया जाता है। यस, कौन है ऐसा बच्चा? बाहर से आंसर साक्षी दीदी मेरी सीनियर। तो आप लोग के बीच में भी जो बच्चा कम्युनिकेशन जिसका अच्छा है, इंटरेक्शन लोगों से खुद से जाकर बात करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम क्यों किसी से जाकर बात करें, अगला इंसान मेरे पास आकर बात करे। लेकिन आप छोटे हैं तो बड़ों से रिस्पेक्ट करना, टीचर को विश करना, ये सब भी कम्युनिकेशन स्किल में आता है। इफ़ यू डू ऑल दिस, तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहेगी। इंसान जो ये सारी चीज़ें करता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। जो ये सोचते हैं मैं क्यों किसी को विश करूं, मैं क्यों ऐसा करूं, वो लोग कभी नहीं सक्सेसफुल हो पाते। तो हम लोग को दूसरे की व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करना है, दूसरे की फीलिंग्स को भी रिस्पेक्ट करना है। और कभी कभी हमारी व्यूज़ दूसरे की व्यूज़ से डिफर कर सकती है, लेकिन हमें अपनी व्यूज़, ओपिनियन किसी पर थोपना भी नहीं है। We must very politely give hint them without wondering their feeling. कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अगले इंसान की व्यूज नहीं पसंद आ रही, तो आर्ग्यू करने के बजाय थोड़ा सा नॉन वर्बल जेस्चर से भी आप शो कर सकते हैं। टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो जब ये भी बहुत, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है।
और स्ट्रेस को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के दौर में बच्चे स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। तो प्राइवेटाइज द वर्क एंड शेड्यूल योर टाइम अकॉर्डिंगली। तो आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, जो काम आपको दिया गया है, जो काम ज़रूरी है उनको पहले करिए, जो काम पहले दिया गया उसको पहले करिए। टाइम को मैनेज करिए, और टाइम को मैनेज करिए किस टाइम पे हमको कॉलेज जाना, किस टाइम पे कॉलेज से वापस आना, किस टाइम पे हमको मार्केट जाना है, या अलग अलग चीज़ों में किस टाइम पे हमको खाना है, किस टाइम पे हमको सोना है। अगर एक बार टाइम मैनेज कर लिया आपने तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जैसे हमने वर्क है आपको बताया ना कि वो पहले करिए। और जैसे कभी कभी आपको जैसे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आजकल बच्चों को एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होती है, सोचती जल्दी जल्दी कामयाबी मिल जाए, सक्सेसफुल, वो नहीं होता, तो स्ट्रेस बहुत होता है। तो इसके लिए जैसे आप योगा कर सकते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक भी एक थेरेपी है, तो जिससे कि आपका फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस दूर हो सकता है। और लीडरशिप कम्युनिकेशन स्किल, हर इंसान लीडर नहीं बन सकता। लीडरशिप के लिए भी क्वालिटीज होती हैं। तो लीडर, एग्जीक्यूटिव या मैनेजर होते हैं, उनको क्लियर होना चाहिए कि जो उनके टीम मेंबर है क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, उनको अगले का भी सुनना चाहिए, और खुद पर भी भरोसा होना चाहिए, और कीप स्माइलिंग ऑलवेज। देखिए, अगर कभी कभार कोई इंसान गुस्सा हो जाए वो अलग बात है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन अगर आप हमेशा स्माइल करते रहते हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सब पे जाता है। और जो बच्चा हमेशा गुस्से में रहता है, जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है, उसको पसंद भी नहीं किया जाता। अब हंसने का मतलब ये नहीं कि अननेसेसरी ही आप हर वक्त हंसते रहिए, मतलब स्माइल इज समथिंग डिफरेंट एंड लाफिंग इज समथिंग डिफरेंट। और सबके साथ शेयर करिए और सबके साथ रहिए। सो हमेशा कोशिश करिए कि नई नई चीज़ें सीखें। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी समझिए, आपको एनएसएस में भी जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको करिए, और एक्शन, हर चीज़ का ध्यान रखिए। प्रॉब्लम और चैलेंजेस को देखिए, प्रॉब्लम से भागिए मत, चैलेंजेस से दूर मत भागिए, उनको एक्सेप्ट करिए, उनसे लड़िए, और ग्रेटफुल रहिए। आजकल बच्चे हर चीज़ में वो करते हैं, मतलब कंप्लेन करते हैं, ग्रम्बल करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब घर पे भी हम, उनके यहाँ ये है, हमारे यहाँ ये नहीं है। मीन्स उसके पास महंगा मोबाइल है, मेरे पास उतना अच्छा मोबाइल नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की। कॉलेज में भी कॉलेज में ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब वो करने, जब आपके मन में ये आया करिए तो उन लोगों के बारे में सोच लिया करिए जिनके पास कुछ नहीं है। अभी लॉकडाउन में हम लोग ने देखा किस तरह से वर्कर्स लोग झेले हैं, तो हम लोग तो उनसे बेहतर पोजीशन में है ना। तो कभी भी हम लोग को ग्रम्बल नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे पास है उससे हमें खुश रहना चाहिए, और अपने आप से प्यार करिए, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते तभी आप दूसरे से प्यार करते। अपने आप से प्यार करने का मतलब नहीं हर वक्त शीशे में अपने आप को देखना, मैं बहुत सुंदर हूँ, ये करना नहीं। मीन्स अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपनी अच्छाई को एक्सेप्ट करिए, अपनी बुराई को भी एक्सेप्ट करिए। और हाँ, so this is today's presentation. If you have any query or question, you may ask me. किसी को, बच्चे को अगर कुछ पूछना है तो you may ask. अभी if you want to ask anything, you may ask. अभी close.